नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी 91। और जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, कवर पेज लगा हुआ है, थंबनेल बना हुआ है किसका, फ्रेज रिप्लेसमेंट या सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में आता है, चाहे वो बैंक की बात करें या एसएससी में बात करें। एसएससी के हर एक लेवल में आता है और बैंक के भी हर एक लेवल में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, फ्रेज रिप्लेसमेंट या इंप्रूवमेंट। होता क्या है कि यहां पर हो सकता है कोई चीज गलत ना हो ग्रामेटिकली, लेकिन अगर गलत नहीं है तो इस पे इंप्रूवमेंट भी बनेगा। अगर कोई इंप्रूवमेंट बनता है, आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, 5 ऑप्शन होते हैं, जो भी आपको सही लगता है वो आपको फिल करना होता है, लगाना पड़ता है, ऑप्शन टिक करना होता है, राइट। अब होता क्या है इसमें, स्पॉटिंग एरर से किस टाइप से अलग है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि स्पॉटिंग एरर्स में क्या होता है, एक सेंटेंस डिवाइड होता है कई पार्ट्स में, किसी एक पार्ट में एरर होता है या हो सकता है एक से ज्यादा पार्ट में एरर हो सकता है। अगर आपको लगता है कि कोई भी एरर नहीं है सेंटेंस में तो आंसर वुड बी, क्या आंसर हो जाता है, नो एरर। तो आपको लास्ट वाला ऑप्शन जो होता है नो एरर, या तो डी होता है या ई होता है, उसको आपको टिक करके चले आना होता है। लेकिन यहां पर दोस्तों क्या होता है, एक सेंटेंस को डिवाइड नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, एक सेंटेंस में एक पार्ट ऑफ द सेंटेंस को, यानी कुछ वर्ड्स को या एक फ्रेज बीच में से उठा लेंगे और उसको या तो बोल्ड में लिख देंगे या उसको इटैलिक में लिख देंगे या हो सकता है उसको अंडरलाइन कर दें। तो जो भी अंडरलाइंड है या बोर्ड में लिखा हुआ है उसको आपको रिप्लेस करना होता है इफ रिप्लेसमेंट इज रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं कि आप रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड नहीं है तब भी आपने रिप्लेस कर दिया, क्योंकि इसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं और लास्ट ऑप्शन होता है नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, सो द आंसर वुड बी नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। और अगर आपको लगता है कि ये फ्रेज इससे रिप्लेस होना चाहिए तो वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो अब हम जरा एक क्वेश्चन से समझेंगे करना क्या होता है। जैसे हम यहां पर एक्सरसाइज लेकर आए हैं, लेकिन एक्सरसाइज को करने से पहले, ये देखिए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, लेकिन इसको करने से पहले हम समझ लेते हैं कि इंप्रूवमेंट होता क्या। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है, यहां लिख देते हैं, इसको रब भी कर देंगे, ही इज सो गुड। देखिए ये लिखा है, ही इज सो गुड। अब किया क्या इसने, सो को अंडरलाइन कर दिया या सो को बोल्ड में बना दिया। देखो हमने थोड़ा सा इसको बोल्ड कर दिया, इस तरीके से एग्जाम में आता है, राइट। तो अब कहेगा कि ये इसमें कोई इंप्रूवमेंट अगर है, हालांकि ये गलत नहीं है लेकिन हाँ इंप्रूवमेंट है इसमें। इंप्रूवमेंट क्यों है ये देखिए, और कैसा इंप्रूवमेंट। मान लो एक ऑप्शन आपको दे दिया यहां पर कि सो की जगह और क्या जा सकता है, क्या दिया जाए। पहला ऑप्शन है वेरी, दूसरा ऑप्शन है मच, तीसरा ऑप्शन है TO2 और चौथा है नो इंप्रूवमेंट, राइट। तो इस टाइप से आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। अब आपको टिक करना होता है, इस वाले पार्ट को आपको बस देखना है। सेंटेंस तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, सेंटेंस नहीं पढ़ोगे तो आइडिया लगेगा कहना क्या चाहता है, स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस समझ में नहीं आएगा। तो स्ट्रक्चर समझने के लिए और सेंटेंस में क्या कहना चाह रहे हैं इसको समझने के लिए आपको पूरा सेंटेंस समझना पड़ेगा, और साथ ही साथ ये देखना पड़ेगा कि रिप्लेसमेंट इसी वर्ड में होगा, क्योंकि इसको क्या किया गया, अंडरलाइन किया गया या बोल्ड लेटर में लिखा हुआ। तो आप यहां पर देखिए, ही इज सो गुड, ऐसा लग रहा है बिल्कुल सही होगा। हम लोग ऐसे बोलते भी, यू आर सो गुड, यू आर सो नाइस कहते हैं ना। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें ग्रामेटिकली एरर पाया जाता है, और कह सकते हैं एरर से ज्यादा इंप्रूवमेंट पाया जाता है। रीजन क्या है, कई लोग कहेंगे कि इसमें कोई एरर नहीं है, मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग सो का यूज बहुत से लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अगर हम ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या है, पुरानी ओल्ड ग्रामर की अगर हम लोग बात करें तो उसमें अभी भी ये चीज फॉलो की जाती है कि सो का मतलब होता है इतना, ठीक है। तो इतना जब सो का मतलब होता है, सो का मतलब बहुत नहीं होता है ना, इतना तो आपको बताना भी पड़ेगा कितना, है ना। जैसे मैंने कहा कि वह इतना अच्छा है और सेंटेंस को स्टॉप कर दिया तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है। तो मुझे क्या बताना पड़ेगा, वह इतना अच्छा है कि अच्छे नंबर ला सकता है, सो गुड दैट ही कैन सिक्योर, ही कैन स्कोर गुड मार्क्स, राइट। अब सेंटेंस सही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सो इज फॉलोड बाय दैट, सो के बाद क्या आता है, दैट आता है। अब तो सो यहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो क्या लगा दे, मच लगा दे। नहीं, मच कभी भी पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ नहीं आता। यहां पर क्या लिखा है, गुड, जो कि एक पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। अगर यहां पर बेटर होता, ही इज मच बेटर, तो सेंटेंस सही हो जाता। तो इसका मतलब मच भी यहां पर नहीं आ सकता, और इंप्रूवमेंट की तो जरूरत है ही है, तो नो इंप्रूवमेंट भी नहीं जा सकता। इसके बाद यहां पर हमारे पास बचता है वेरी और टू। तो हम आपको बता दें कि टू हमेशा नेगेटिव क्वालिटीज के साथ लगाया जाता है। यू आर टू गुड कहने का मतलब, हालांकि लोग कहते हैं, स्पोकन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम रिटन वन, और कॉम्पिटिशन में जो आता है उससे बिल्कुल अलग होता है।
तो टू का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा इन ए नेगेटिव सेंस। यू आर टू बैड कह सकते हैं, यू आर टू गुड का मतलब ये हुआ कि आप जरूरत से ज्यादा अच्छे हो। तो किसी की तारीफ ऐसे थोड़ी करोगे कि आप जरूरत से ज्यादा अच्छे हो, आप जरूरत से ज्यादा खराब, यू आर टू बैड कह सकते हो, यू आर टू गुड नहीं कह सकते हो। हालांकि लोग कहते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, कि लोग कहते हैं सही। मैंने कहा स्पोकन में कुछ भी आप यूज करो, नो बडी विल रेज क्वेश्चन, लेकिन अगर आपने यहाँ पर इस रिटन इंग्लिश में गलती कर दी तो यहाँ पर इसको ब्लंडर माना जाता है, जिसको हम लोग बिग मिस्टेक कहते हैं। तो अब कौन सा बचा हमारे पास, वेरी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेरी का यूज किया जाएगा। क्लियर है भाई? तो इस तरीके से सेंटेंस इंप्रूवमेंट या रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हर एक एग्जाम में आता है। और जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या है, देखो उसको रब कर देते हैं। देख भाई, सो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए भाई, पढ़े बच्चों, लिखा है We have accepted over $2 billion, हमने एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है $2 billion से ज्यादा उनसे, from them, yet it is being used। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एज लग गया है ना, और उसके बाद बीन आ रहा है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता नहीं। बीन आता है हैज, हैव, हैड के बाद, इसके बाद तो BEING आता है, बीन कभी आ ही नहीं सकता। इसका मतलब ये जो पार्ट लिखा हुआ है yet it is being used, इसमें गलती है बच्चों, इसको सही करना पड़ेगा। कहना चाहता कि अभी भी इसका यूज होना है, या इसको यूज होगा टू बिल्ड हॉस्पिटल्स इन द एरिया में हॉस्पिटल्स बनाने में इसका यूज होगा। अब हमारे पास कुछ ऑप्शंस है, ई वाला क्या है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, लेकिन मैंने यहां पर क्या लिखा, नो करेक्शन का मतलब आप ये समझो नो इंप्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड। तो अब यहां पर मैंने कहा कि ये जो लिखा है ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि इज एमआर के साथ कभी BEN नहीं लगता, क्योंकि बी ये एक वर्ब होती है, BE, और इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बीन होती है। सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन होती है। इसकी फोर्थ फॉर्म जिसमें ING लगता है उसमें BEING होता है। तो इज एमआर के साथ कभी बीन आता नहीं, इसका मतलब ये गलत हो गया। अब हमें करेक्शन की जरूरत है। करेक्शन कैसे करेंगे, सेंटेंस के मीनिंग को समझते हुए कि कहना क्या चाहता है, और जैसा रिक्वायर्ड है उसको वैसे ही प्लेस करना है। तो आपके पास समय है 10 सेकंड का, आप मुझे बताओ सॉल्व करके कि इसमें कौन सा सही ऑप्शन जाएगा, इस पार्ट को कौन सा फ्रेज रिप्लेस करेगा या इंप्रूव करेगा। चलिए भाई बताएं। आपको अगर लग रहा है कि दैट इज येट टू यूज, तो मैं आपको बता दूं ये भी गलत होगा। रीजन क्या है, दैट इज येट टू यूज जो अभी भी यूज होना है। अब देखो, येट टू यूज टू बिल्ड, जो पैसा है वो तो चीज को यूज नहीं करेगा, यानी कि ये एक्टिव में नहीं जाएगा। अगर ये पैसिव में बना होता, अगर हम ये कहते येट दैट इज येट टू बी यूज, अगर हम कहते येट टू बी यूज, जो कि यूज होना है, क्योंकि खुद तो पैसा यूज होगा नहीं, कोई ना कोई करेगा, इसका मतलब पैसे में बनना चाहिए। इसका मतलब अगर ये येट टू बी यूज होता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे येट टू यूज लिखा हुआ है जो कि गलत हो जाएगा, इसमें कभी भी ये आंसर नहीं जा सकता। ऑल्दो इट हैज बीन यूज्ड, यद्यपि ये यूज हो चुका है, नहीं, हमें ये सेंस देना है कि हमने एक्सेप्ट किया है इतने डॉलर्स जो कि हॉस्पिटल बनाने में काम आएगा, राइट, ये सेंस आ रहा है। नो येट बीइंग, ये बिल्कुल ही गलत स्ट्रक्चर लिखा है। नो येट बीइंग का क्या मतलब हुआ, कोई मतलब नहीं हुआ, है ना। अब इसके बाद क्या लिखा है, विच विल बी यूज, जो यूज होगा क्या बनाने में, हॉस्पिटल्स बनाने में, उस एरिया में। तो अब सही सबसे ज्यादा समझ में आ रहा है कि ये वाला ऑप्शन होना चाहिए, डी वाला, विच विल बी यूज्ड। क्लियर हो गया भाई? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। Now the next question is, people have responded in favor of the government's efforts to resolve the budget crisis। क्या मतलब हुआ इसका, पहले आप पढ़ो, सेंटेंस को समझो, उसके बाद आंसर करने की कोशिश करो। देखो भाई, पीपल हैव रिस्पॉन्ड, पीपल ने रिस्पॉन्ड किया है किसके फेवर में, इन द गवर्नमेंट के फेवर में, उसके गवर्नमेंट के एफर्ट के फेवर में, और क्या चीज करने में, टू रिजॉल्व, किसी चीज को रिजॉल्व करने के या सॉल्व करने के, द बजट क्राइसिस, जो बजट में क्राइसिस हो रही है, यानी क्राइसिस का मतलब क्या होता है, कमी हो रही है ना किसी चीज की, क्राइसिस, तो उसके लिए ये सेंटेंस बात कर रहा है।
अब पहले तो आपको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच समझे। पहले तो आपको ये देखना है कि जो बोल्ड पार्ट है या जो अंडरलाइन पार्ट है उसमें एरर है तो क्या है, यानी अगर उसको इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो इंप्रूवमेंट की जरूरत तो तभी होगी जब उसमें कोई गलती होगी। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, गलती क्या है। तो देखा हमने कि पीपल हैव रिस्पॉन्ड। देखो रिस्पॉन्स क्या होता है, नाउन होता है। रिस्पॉन्ड जिसमें डी लगा होता है वो वर्ब होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि यहां पर हेल्पिंग वर्ब हैज हैव जब आती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा यूज होती है। इसका मतलब यहां पे रिस्पॉन्डेड हमेशा होना ही होना चाहिए, अदरवाइज ये रॉन्ग हो जाएगा। अब ऐसे ऑप्शन जिसमें रिस्पॉन्डेड लिखा हुआ है वो चेक कर लो। तो अब देखिए ये नहीं हो सकता, रिस्पॉन्स हैव रिस्पॉन्स इन फेवर ऑफ ये नहीं लगाएंगे। अगर वर्ब के केस में दिया हुआ है तो हम कोशिश ये करेंगे उसको नाउन में चेंज ना करें, क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना, अक्सर हमें लगता है कि ये भी तो हो सकता है सर, रिस्पॉन्स भी तो आ सकता है, लेकिन कभी भी हमको सेंटेंस के स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करना होता। अगर वर्ब में बात लिखी हुई तो वर्ब में लिखेंगे, नाउन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसलिए हमें रिस्पॉन्स करने की जरूरत नहीं है। जब हम वर्ब में बात एज इट इज बात जब हम वर्ब में कह सकते हैं तो हमें नाउन रिप्लेस करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि रिप्लेसमेंट या इंप्रूवमेंट का मतलब ही यही होता है कि बेहतरीन तरीके से हम सेंटेंस को कैसे फॉर्म कर सकते हैं। हो सकता है कि ग्रामेटिकली कोई सेंटेंस एक फ्रेज के द्वारा सही हो रहा हो लेकिन वो लेंदी हो जा रहा हो। कान को हम लोग ऐसे पकड़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, या घुमा के ऐसे पकड़ेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा, नहीं, कान तो कैसे पकड़ सकते हैं, लेकिन हमें उसी तरीके से सॉल्व करना है जिस तरीके से ईजी साउंड करे, तो वो हमेशा इंप्रूवमेंट माना जाता है। तो अब देखिए रिस्पॉन्डेंट कहां पर है, यहां पर है सर, और कहां पर है, यहां पर है। अब सर हमें रिस्पॉन्डेंट वाले दो मिल गए, कौन सा लगा दे, तो मैं कहूंगा कि आप टू वाला लगा दो, सी वाला लगा दो। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों कर दे, क्योंकि रिस्पॉन्ड जो वर्ड होता है ना, रिस्पॉन्ड, जब किसी को रिस्पॉन्ड किया जाता है तो उसके साथ टू जरूर आता है। जैसे कि जब किसी को रिप्लाई किया जाता है तो उसके साथ टू जरूर आता है, लेकिन जब किसी को आंसर किया जाता है तो उसके साथ टू नहीं आता है। ही आंसर्ड मी, ये नहीं बोलोगे ही आंसर्ड टू मी, गलत हो जाएगा, ही आंसर्ड मी। और ही रिप्लाइड टू मी, रिप्लाई के साथ टू जाता है, आंसर के साथ टू नहीं जाता है। यहां तक उम्मीद है बात आप सभी लोगों के समझ में आई होगी। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। चलो भाई नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ देखते हैं क्या है। चलो भाई मीनिंग को समझो और बताओ। लिखा हुआ है स्ट्राइकिंग दिस डील will enable the company to expand its operations in Europe। क्या कहना चाहता है, फिर समझते हैं। स्ट्राइकिंग दिस डील, इसका मतलब क्या हुआ, जब कभी भी सेंटेंस की शुरुआत हो वर्ब में आईएनजी लगाकर तो वो जरंड बन जाता है। जैसा कि मैं कहूं कि स्विमिंग इज नॉट इजी, स्विमिंग इज नॉट इजी। तो अब वर्ब में आईएनजी लगाया, एज अ सब्जेक्ट बिहेव कर रहा है तो वो हमेशा जेरेंड होता है। यहां पे क्या है, जेरेंड। इन द सेम मैनर यहां पर स्ट्राइकिंग भी क्या है, एक जेरेंड है। जेरेंड का मतलब क्या होता है, जब वर्ब में आईएनजी लगाकर उसे नाउन की तरह बिहेव करवाते हैं एज अ सब्जेक्ट या एज एन ऑब्जेक्ट, तो वो जेरेंड कहलाता है। अब समझेंगे मतलब क्या होता है इसका। जैसे मैंने कहा कि स्विमिंग इज नॉट इजी, तो यहां पर स्विमिंग का मतलब क्या है, तैरना, ना लगा देते ना। तो वैसे मैंने कहा स्ट्राइकिंग का मतलब स्ट्राइक करना, इस डील को, स्ट्राइकिंग दिस डील, यही जो स्ट्राइक करना है इस डील को, वही क्या करेगा, विल इनेबल द कंपनी टू एक्सपेंड इट्स ऑपरेशन इन यूरोप। वो इनेबल करेगा कंपनी को एक्सपेंड करने के अपने ऑपरेशन को, कहां पर, यूरोप में। क्लियर हुआ। तो अब यहां पर आप देख सकते हो कि एज अ जेरेंड ये लगा हुआ है, दिस डील इसके लिए आया है, स्ट्राइकिंग के लिए यहां पर वर्ब क्या है, विल आया है, और विल के बाद यहां पर देखें फर्स्ट फॉर्म आई है। इतने पार्ट में क्या कोई गलती है, बिल्कुल भी कोई गलती नहीं है, कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। तो हम क्या लगा देंगे, अच्छा ये थोड़ी कहेंगे स्ट्राइक दिस डील दैट, टू स्ट्राइक ऑफ दिस डील, बाय स्ट्राइकिंग दिस डील टू, दिस डील वाज स्ट्रक, फंस गई थी, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, राइट। तो जो लिखा है उसमें कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं, तो क्या लगा दें, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। क्लियर है। नेक्स्ट, we admire they are taking this step despite the numerous risk involved। चले भाई टेक योर टाइम, फिर आंसर बताएं। सोचो भाई क्या होगा इसमें।
वी एडमायर का मतलब क्या हुआ, हम एडमायर करते हैं क्या, दे आर टेकिंग दिस स्टेप डिस्पाइट द न्यूमरस रिस्क इन्वॉल्व। हम एडमायर करते हैं कि वह रिस्क ले रहे, वो ये स्टेप ले रहे हैं, दे आर टेकिंग दिस स्टेप डिस्पाइट का मतलब बावजूद, बावजूद इसके कि इसमें बहुत सारे रिस्क जो है वो शामिल है, इन्वॉल्व है। तो अब सेंटेंस में गलती क्या है पहले आप ये देखें। गलती ये है कि यहां पर वी एडमायर दे आर डायरेक्टली नहीं आ पाएगा, यहां पर दैट लगाने की जरूरत है। तो हमने यहां पर देखा क्या दैट वाला कोई ऑप्शन है, नहीं है। इसका मतलब ये स्ट्रैटेजी हमारी फेल हो गई, यहां पर दैट नहीं आएगा, कुछ और आएगा। अब इसका मतलब सेंटेंस को ये दूसरे तरीके से फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है कि वी एडमायर। अब वी एडमायर यहां पे किस चीज को एडमायर करते हैं, जब आपने कंजंक्शन दैट नहीं लगाया तो आपको यहां पर ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा कि हम किस चीज को एडमायर करते हैं। सो वी एडमायर देम, ये हो जाएगा वी एडमायर देम। देखो सब में देम है, दैट दे हैव टेकन। अच्छा अगर यहां पर दैट आप देखो, एक ऑप्शन में दैट है, अगर आप यहां पे लगाए थे कि वी एडमायर दैट दे हैव टेकन ओवर दिस स्टेप। टेक ओवर का मतलब क्या होता है, किसी चीज पे काबू पा लेना। तो यहां पर एक्शन लेने की बात कर रहा है, एक्शन पे काबू पाने की बात नहीं कर रहा। तो यहां पे टेकन ओवर की वजह से ये पार्ट गलत हो जाता है, ये कभी नहीं हो सकता। अब यहां पर दूसरी सेंटेंस है में, और उसके बाद यहां पे क्या लिखा है, वी एडमायर हाउ दे आर टेकिंग ऑफ। अरे दे आर होता तो सही होता, दियर क्या होता है, दियर का मतलब तो उनका होता है। यहाँ पे बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर डिमांड किसकी है, सब्जेक्ट की, कि वह कैसे अगर हम कहते हैं ना हाउ, कैसे वो टेक कर रहे हैं यानी ले रहे हैं एक्शन को। लेकिन हमें कहना क्या है कि हम एडमायर करते हैं, हम उस चीज को पसंद करते हैं, क्या चीज को, कि दे आर टेकिंग दिस स्टेप, कि वह स्टेप ले रहे हैं। तब इसी पार्ट ऑफ द सेंटेंस को दूसरे ढंग से अगर कहना हो तो हम ये कहेंगे वी एडमायर देम टू टेक दिस स्टेप, नहीं फॉर टेकिंग, क्योंकि यहां पर अगर हमने टू टेक लगा दिया तो मतलब ये हो जाएगा कि हम ही एक्शन ले रहे हैं, लेकिन बल्कि एक्शन कौन ले रहा है, स्टेप कौन ले रहे हैं, वो लोग ले रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या सेंस देना पड़ेगा, फॉर लगाकर। सो वी एडमायर देम फॉर टेकिंग दिस स्टेप। क्लियर हो गया, बी वाला ऑप्शन सही करके आ जाएंगे, टिक कर देंगे, राइट। क्लियर है भाई। नेक्स्ट चलो, अब हम इसमें कोई भी हेल्प नहीं कर रहे, आपके पास 15 सेकंड का टाइम है, इसमें मुझे बताएं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं बताने के लिए इसका एक्सप्लेनेशन। तो क्या लिखा है, द मैनेजमेंट हैज बीन लेफ्ट with no option else to change the branch timings to avoid losing business। कह रहा है कि मैनेजमेंट के पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है सिवाय द ब्रांच टाइमिंग्स टू अवॉइड लूजिंग बिजनेस, सिवाय चेंज करने के ब्रांच की टाइमिंग को बचने के लिए, किससे, लूजिंग बिजनेस से। यानी कि अगर आप बिजनेस को लूज नहीं करना चाहते हो तो आपको ब्रांच की टाइमिंग चेंज करनी पड़ेगी, इसके सिवा कोई भी ऑप्शन नहीं। ये सेंटेंस में बात हो रही है, क्लियर हुआ। अब हमें इस पार्ट ऑफ द सेंटेंस में इंप्रूवमेंट चाहिए। द मैनेजमेंट हैज बीन लेफ्ट विद नो ऑप्शन एल्स टू चेंज। एल्स टू चेंज नहीं होगा बच्चों, सिवाय इसके। तो कौन सा होगा, एक्सेप्ट द चेंज ऑफ। जब हम चीजों को आसानी से बना सकते हैं तो हमें एक्सेप्ट द चेंज ऑफ लगाने की क्या जरूरत है ना। इतना लंबा उसको सेंटेंस नहीं बनाएंगे, या अनलेस का कोई सेंस ही नहीं आ रहा, अदर देन द चेंजिंग द ब्रांच, नहीं ये नहीं होगा, है ना। आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखना, उसके अकॉर्डिंग कम से कम वर्ड्स में आपको देखना, हमारा काम हो जाए विदाउट चेंजिंग, विदाउट हैम्परिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, कि आपको सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं करना। सो द मैनेजमेंट हैज बीन लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू चेंज द ब्रांच टाइमिंग्स टू अवॉइड लूजिंग। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, ये वाला, बट टू चेंज। क्लियर है। बट भी सेंस देता है एक्सेप्ट का, तो हमें एक्सेप्ट द चेंज ऑफ इतना बड़ा लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे इससे काम बन जाएगा। क्लियर। तो इंप्रूवमेंट का मतलब ही यही होता है। हो सकता है कि आपका सेंटेंस इससे बन जाए, ग्रामेटिकली सही हो, लेकिन हमें वो नहीं करना, वो पिक नहीं करना। रीजन क्या है कि इससे हमारा सेंटेंस लेंथी हो रहा है। आसानी से विदाउट चेंजिंग मैनी वर्ड्स, अगर आसानी से हमारा कोई फ्रेज बन रहा है तो उसको हम लोग हमेशा प्रेफर करेंगे इसलिए बट टू चेंज, वो सेम मीनिंग देगा। Next is sixth one. As the lawyer was too personally involved, the judge decided to remove him from the case। पहले आप सॉल्व करो, उसके बाद मैं आंसर बताता हूं with the explanation।
सभी क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो अपनी तैयारी के लिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप उसको शेयर भी कर सकते हो मेरे से कि मुझे ये पूछना है, तो मैं बता दूंगा। और ध्यान रहे दोस्तों कि मैं अपने सेशंस में ऑनलाइन आता हूँ, रहता हूँ। जैसे ही सेशन चल रहा है, अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई चीज़ भी पूछनी है, कोई भी चैप्टर चल रहा हो, से हम ये इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट चल रहा हो, नरेशन चल रहा हो, जैसे भी नरेशन चल रहा है आजकल, नरेशन चल रहा हो या कोई भी टॉपिक चल रहा हो, आप इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, या जो आपको और भी अच्छे से पढ़ना है वो मेंशन कर सकते हैं। लाइव जो कमेंट बॉक्स होता है, लाइव चैट में मेंशन कर सकते हैं, साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। कमेंट वाली बात जो होती है वो हमारे पास सेव रहती है, यानी कि हम उसको बाद में भी चेक कर सकते हैं। अगर हम ऑनलाइन आपको मिस कर दिया तो बाद में हम आके कमेंट चेक कर सकते हैं कि आपने क्या कमेंट किया है। तो आप लोग उस पर भी एक्टिव रहा करें और अपनी क्वेरीज पूछा करें, ज़रूर पूछा करें, और हम लोग विद इन अ डे आपको आंसर ज़रूर देंगे, ये हमारा वादा है। क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं ना कि सर ऑनलाइन टीचिंग एक तरह से बिजनेस बन चुका है और यहाँ पर वन वे कम्युनिकेशन होता है। वी कैन नॉट आस्क आवर क्वेरीज टू द टीचर्स, हम लोग नहीं पूछ सकते अपने टीचर से, तो इसलिए वो आते हैं, टीचर्स आते हैं, पढ़ा के चले जाते हैं, समझ में आए चाहे ना, डजंट मैटर, टीचर को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ हमको फ़र्क पड़ता है। इसलिए मैंने कहा कि दिस मस्ट बी टू वे कम्युनिकेशन, यानी कि आप भी इसमें डिस्कस करो, इन्वॉल्व रहो, पूछो और हम लोग भी बताएं। ऐसा बिल्कुल ना लगे कि यहाँ से बस एक पार्ट से डिलीवर होता है, आपकी चाहे समझ में आए चाहे ना आए से फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। तो आप ज़रूर पूछा करें एक एक चीज़ जो आपको नहीं समझ में आती है। और अगर जो बच्चे कम्युनिकेशन में वीक हैं या इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं कि सर कैसे शुरुआत करें, उस पर भी हम आपको एक आध वीडियो बनाएंगे कि शुरुआत हम कैसे करें। अगर आपको कुछ नहीं आता, इफ़ यू आर नॉट एबल टू ट्राई रीफ्रेम इवन अ सेंटेंस, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, यानी कि यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। तो आप सोचोगे सर शुरुआत कैसे करें, क्योंकि एक बार शुरुआत हो जाती है तो हमें रास्ता मिल जाता है, लेकिन जब शुरुआत ही नहीं हो पाती है तो हम भटक जाते हैं कि अब जाना कहाँ है। हाँ, नेक्स्ट सेंटेंस इज एज लॉयर वॉज टू पर्सनली इन्वॉल्व। कह रहा है कि क्योंकि जो लॉयर था, वकील था, वो बहुत ज़्यादा पर्सनली इन्वॉल्व हो गया था किसी केस में। द जज डिसाइडेड टू रिमूव हिम फ्रॉम द केस। जज ने डिसाइड किया कि आप उसे रिमूव कर देंगे केस से। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें गलती क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ के पार्ट में गलती क्या हो गई, सबसे पहले आप ये चेक करो। उसके बाद जितने भी फ्रेजेस यहाँ पर लिखे हुए हैं ऑप्शंस के माध्यम से, उनको एक एक करके पढ़ो और देखो यहाँ पर सही क्या होना चाहिए। तो पहले ये चीज समझ में आ रही है कि बच्चों टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है मोस्ट ऑफ द केसेस व्हेन इट कम्स टू इन्फिनेटिव। जब भी हम बात करते हैं इन्फिनेटिव की तो ध्यान ये रहे कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि टू के बाद कभी आईएनजी फॉर्म नहीं आ सकती। टू के बाद आईएनजी फॉर्म भी आती है, लेकिन वो केस दूसरा होता है, वो केस बन जाता है जेरंड का। अगर आपने मेरी नॉन फाइनाइट वर्ब्स वाले लेक्चर को मिस किया है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, आप प्लेलिस्ट में जाके देखना, उसमें मिल जाएगा आपको। तो जरूर देखना कि टू के बाद आईएनजी फॉर्म भी आती है जब जेरंड की बात होती है। जैसे ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, है ना। देखो भाई, he is addicted to drinking, he is addicted to smoking, he is addicted to watching the TV। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं टू के बाद आईएनजी फॉर्म आ रही, क्योंकि यहाँ पर टू यहाँ जो लगा हुआ है वो दैट इज नॉट इन्फिनेटिव, वो इन्फिनेटिव नहीं है बल्कि वो जेरंड का केस है। जेरंड के केस में आईएनजी फॉर्म लगता है। लेकिन यहाँ पर डिसाइडेड टू डू समथिंग, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि यहाँ पर इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव का मतलब ये होता है पर्पस को शो करना। आई डिसाइडेड टू गो, नॉट आई डिसाइडेड टू गोइंग, गलत हो जाएगा। आई वॉन्टेड टू प्ले, मैं खेलना चाहता था, आई वॉन्टेड टू प्लेइंग गलत हो जाएगा। आई वॉन्टेड टू प्लेड भी गलत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म द मेन वर्ब आती, आई वॉन्टेड टू प्ले। तो यहाँ पर क्या लिखा है, डिसाइडेड टू रिमूव आ जाएगा, रिमूव्ड की जगह रिमूव हिम फ्रॉम द केस। और हिमसेल्फ जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव हिमसेल्फ, जज अपने आप को थोड़ी हटा देगा केस से, अरे जज को तो फैसला सुनाना है। तो हिमसेल्फ न लगा, क्या लगा देंगे, रिमूव हिम फ्रॉम द केस। बाकी में क्या है, रिमूव से इसलिए गलत हो गया, रिमूव हिम ऑन द केस नहीं आएगा, रिमूव हिम फ्रॉम द केस। किस चीज से जब रिमूव किया जाता है तो फ्रॉम का यूज करते हैं, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, रिमूव हिम फ्रॉम द केस। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस आ जाते हैं और देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रॉटिंग, सड़ने से बचाने के लिए, मैनी फ्रूट्स आर ट्रीटेड विद केमिकल्स, बहुत सारे फ्रूट्स जो हैं वो ट्रीट किए जाते हैं, उनमें केमिकल लगाया जाता है, बिफोर बीइंग शिप्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर,
एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए उनको क्या किया जाता है, केमिकल से ट्रीट किया जाता है। पहले आप सोचें, उसके बाद मैं आंसर देता हूं। आंसर आ गया होगा मे बी। यहां पर बिफोर आफ्टर वैसे तो कंजंक्शन होते हैं, लेकिन यहां पर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन, राइट। प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आई है तो अपने आईएनजी फॉर्म में रहती, थर्ड फॉर्म में नहीं रहती। जैसे एक और एग्जांपल लीजिए, यू कैन इम्प्रेस हर बाय टॉक्ड टू हर। देखिए, अगर ये लिखा होता यू कैन इंप्रेस हर बाय टॉक्ड टू हर, जैसे कि यहां पे लिखा है प्रेपोजिशन, यहां पर बाय, यहां पर बिफोर क्या है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद थर्ड फॉर्म नहीं आती, देखो, बाय टॉक्ड टू हर, गलत है ना। बी की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बीन होती, बी की आईएनजी फॉर्म बी ए आईएनजी होती, राइट। तो अब यहां पर बाय टॉकिंग होगा, जैसे टॉकिंग टू हर, आप उसे इंप्रेस कर सकते हो उससे बात करके। यू कैन इंप्रेस हर बाय टॉकिंग टू हर इन द सेम मैनर। यहां पर बिफोर बीइंग नहीं होगा, बीइंग होगा, बीइंग, बिफोर बीइंग शिफ्ट फ्रॉम। तो यहां पर क्या है, बिफोर बीइंग शिफ्ट फ्रॉम, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट। क्लियर है भाई। आफ्टर वाला तो जाएगा नहीं, शिफ्ट टू तो होगा नहीं, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह है, तो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। समझ, उम्मीद है समझ में आया होगा यहां तक। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, जिसमें लिखा है इफ आवर बिजनेस कंटिन्यूज टू एक्सपेंड एट दिस रेट वी विल नीड टू एम्प्लॉय मैनी स्टाफ सून। चले भाई, अपने 15 सेकेंड लीजिए और इसको सॉल्व करिए, फिर मैं आपके पास आता हूं बताने के लिए कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए। यहां पर चाहे नो करेक्शन लिखा हो, या कभी कभी ये भी लिख के आता है नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख के आ सकता है, लेकिन वो होता इंप्रूवमेंट का ही है। अगर वो उसमें एक पार्ट ऑफ द सेंटेंस को रिप्लेस करना होता तो फ्रेज रिप्लेसमेंट या इंप्रूवमेंट कहलाता है। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर समझ में आ रहा हो तो बिल्कुल लाइक करते चलिए। आप सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, लाइक करते चलिए, तभी तो मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है। भाई अच्छा रिस्पांस मिलेगा आप लोगों की तरफ से, आप लोग देखोगे, आप लोग शेयर करोगे, आप लोग लाइक भी करोगे, आप लोग कमेंट करके पूछोगे भी, तो मुझे लगेगा हाँ बच्चों के अंदर इंटरेस्ट है सीखने का। अब अगर सिर्फ आप देख लेते हो, आप रिस्पांस नहीं करते, तो मुझे लगेगा ठीक ठीक है, हो सकता है मैं ठीक ठाक ना पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हो जाएगा, मैं डिमोरलाइज हो जाऊँगा, और हो सकता है फिर मैं पढ़ाना छोड़ दूँ। मैं सोचूं कि अब क्या करें, मैं पढ़ा ही नहीं पाता हूँ, तो अब यहाँ से संन्यास ले लेते हैं, कहीं और चलते हैं भाई, कुछ और काम किया जाए, क्योंकि पढ़ा तो हम पाते नहीं हैं, है ना, ऐसा लगने लगेगा। और वैसे भी कई लोग सोचते होंगे कि अरे ये हमको क्या पढ़ाएंगे, इतने दुबले पतले से तो हैं और अच्छे दिखते भी नहीं हैं, तो ये हमको क्या पढ़ाएंगे। तो बेटा ये सब तो काम कहाँ का है, ये दिमाग का है ना। तो कभी कभी आप देखें कई बच्चे ऐसे होते हैं, है ना, जिनके पास बहुत तेज़ दिमाग होता है, बड़ों बड़ों को सिखा दें, होता है कि नहीं ऐसा। या ज़रूरी नहीं कि अच्छा टीचर होने के लिए लंबे चौड़ा कोई टीचर होगा तो वही अच्छा पढ़ा पाएगा, ऐसा कुछ नहीं, हम बच्चे लोग भी पढ़ा सकते हैं। हाँ, अगर हमारा बिजनेस ऐसे ही कंटिन्यू करता रहा, एक्सपेंड करता रहा, बढ़ता रहा एट दिस रेट, इस रेट पर,
वी विल नीड टू एम्प्लॉय मैनी स्टाफ सून, बहुत ही जल्दी हमें और भी ज़्यादा स्टाफ लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, और भी ज़्यादा स्टाफ लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ये सेंस आ रहा है। तो अब देखें स्टाफ क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, मैनी के साथ यहां क्या लिखा है स्टाफ, अगर स्टाफ्स होता तो सही होता, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन क्योंकि सेंस कह रहा है कि हमारा जो बिजनेस है वो अगर इसी रेट पर एक्सपेंड बढ़ता गया तो हमें बहुत एम्प्लॉय नहीं बल्कि और भी ज्यादा एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी, और भी ज्यादा स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। तो अब सीधी सी बात है, हम यहां स्टाफ के साथ मच तो लगा नहीं सकते क्योंकि स्टाफ है कलेक्टिव नाउन, कोई भी कलेक्टिव नाउन, चाहे वो ऑडियंस हो, कंपनी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, टीम हो, गवर्नमेंट हो, ये सब के सब काउंटेबल होते हैं। यानी कि अगर इसमें मैनी लगा हुआ है तो एस लगाना जरूरी है, मच आ नहीं सकता। देखो मच आ नहीं सकता, मैनी यहां पर आ नहीं सकता क्योंकि रीजन क्या है, स्टाफ्स अगर एस लगाता तो शायद सही हो जाता, है ना। अब लेकिन यहां पर ये देखिए यहां लिखा है एम्प्लॉय मैनी स्टाफ सून। अब देखिए इससे भी बढ़िया हमारे पास इंप्रूवमेंट क्या है कि स्टाफ का मतलब क्या होता है। अगर मान लो किसी कॉलेज का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई स्टाफ है तो हम ये नहीं कहेंगे कि आई नीड मैनी स्टाफ्स, नहीं, पूरा का पूरा मिलाकर स्टाफ कहलाता है कलेक्टिवली। तो बजाय ये कहने कि आई नीड मैनी स्टाफ्स, हम ये कहेंगे आई नीड मोर स्टाफ, मोर नंबर ऑफ पीपल। तो यहां पर देखिए क्या है, एम्प्लॉय मोर स्टाफ सून, ये वाला सही हो जाएगा। क्लियर, बताएं भाई, कोई दिक्कत तो नहीं, मोर स्टाफ सून। नेक्स्ट, two escaped prisoners were recaptured this morning when they were trying to cross the border to enter the neighboring country. बताएं भाई, क्या लग रहा है आपको, इसमें कौन सा आंसर जाना चाहिए? एस्केप्ड का मतलब क्या, भागे हुए, दो भागे हुए प्रिजनर्स मतलब कैदी को पकड़ा गया। वह रिकैप्चर्ड का मतलब क्या, पकड़ा गया, वह रिकैप्चर्ड पकड़ा गया। इस सुबह दिस मॉर्निंग जब वे ट्राई कर रहे थे क्रॉस करने को, बॉर्डर को, कहां बजाने के लिए, टू एंटर द नेबरिंग कंट्री, जब वो एंटर करना चाह रहे थे पड़ोस वाली कंट्री की तरफ, राइट। तो हमें रिप्लेस क्या करना है, यहां से लेकर यहां तक, जो कि अलग इंक से लिखा हुआ, ब्लू से लिखा हुआ है। एग्जाम में अलग इंक से लिखकर नहीं आएगा, कैसे आएगा, बोल्ड कर देगा इतने पार्ट को। यहां पर क्योंकि हम लोग डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे लिए इजी हो जाता है कलर करना, लेकिन वहां पर चाहे ऑफलाइन पेपर हो चाहे ऑनलाइन पेपर हो, कलर करके नहीं देगा, इतना सुंदर बना के नहीं देगा आपको। देखो प्रिजनर्स के लिए वर आया है, उनको रिकैप्चर्ड, वर रिकैप्चर्ड मतलब क्या, पैसिव बना हुआ है दिस मॉर्निंग, ऐसा लग रहा सही है। आर रिकैप्चर्ड, आर नहीं आ सकता क्योंकि यहां क्या लिखा, दे वर ट्राइंग, पास्ट की बात हो रही है। कुड रिकैप्चर दिस मॉर्निंग, नहीं, वो थोड़ी कैप्चर करेंगे, प्रिजनर्स को कैप्चर किया जाएगा, इसलिए पैसिव में बनाना जरूरी है। वर रिकैप्चर्ड ऑन मॉर्निंग, मॉर्निंग के साथ ऑन आता नहीं है, दिस मॉर्निंग लगा है, सफिशियंट है। इवन इसके साथ इन दिस मॉर्निंग लगाने की जरूरत नहीं है। आई केम हियर दिस मॉर्निंग, इन दिस मॉर्निंग भी कहोगे तब भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जब दिस दैट लगा होता है तो टाइम के साथ प्रिपोजिशन नहीं आता है। आई विल कम हियर ऑन द नेक्स्ट मंडे, नहीं, आई विल बी कमिंग हियर नेक्स्ट मंडे, ऑन हटा देंगे, नेक्स्ट हो गया या लास्ट हो गया या दिस दैट हो गया, इनके साथ प्रिपोजिशन नहीं लगाते। गॉट रिकैप्चर्ड लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारा सेंस बिल्कुल सही कंप्लीट दे रहा है। वर रिकैप्चर्ड दिस मॉर्निंग लगाने से इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसमें नो करेक्शन और नो इंप्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड, लास्ट ऑप्शन, इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत आपको नहीं है ना। द नेक्स्ट इज 10th, चले भाई सॉल्व करें। There is believed to be thousands of homeless teenagers living on the street of the capital city. जैसे अक्सर आप ऐड देखते हो और पहले ऐसे ब्लैक एंड वाइट में बहुत ज़्यादा एड्स आते थे
कि कोई चीज़ बेचनी होती थी शॉप वगैरह की ऑनलाइन सेल के लिए, तो उसमें कहते थे ब्लैक एंड वाइट सब चीज़ें हो जाती थी, कहते थे पहले मैं बहुत उदास था, फिर एक दिन ये प्रोडक्ट मुझे मिला, मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि बहुत कारगर है, मैंने भी इस पर विश्वास किया और मैं भी इसकी यूज़ करने लगा और रिजल्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं, अब मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे बेचने का तरीका होता है। पहले ऐसे ही लोग जो चैनल के वाइज कुछ चीज़ों को बेचते थे तो ऐसे ही करते थे। तो वैसे मैं कहूँगा कि पहले मेरी भी इंग्लिश बहुत ख़राब थी, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, जब से मेरी ज़िंदगी में आया जॉन सर, मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। सो क्या होगा, देयर इज बिलीव टू बी थाउजेंड्स ऑफ होमलेस टीनेजर्स लिविंग ऑन द स्ट्रीट ऑफ द कैपिटल सिटी। इसका क्या मतलब जा रहा है? इसका मतलब ये जा रहा है कि ऐसा बिलीव किया जाता है, देयर इज बिलीव टू बी थाउजेंड्स ऑफ होमलेस टीनेजर्स, की बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ होमलेस टीनेजर्स हैं जो कि रहते हैं स्ट्रीट के पास कैपिटल सिटी के, ऐसा माना जाता है। अब अगर हम ये कह दें इट इज बिलीव्ड टू बी थाउजेंड्स ऑफ होमलेस टी, तो मतलब क्या हो जाएगा कि ऐसा विश्वास किया जाता है, इट इज बिलीव्ड दैट, तो दैट आना चाहिए, है ना। इट इज बिलीव्ड से अगर सेंटेंस की शुरुआत करोगे तो दैट लगाना जरूरी हो जाएगा, इसलिए पहला वाला नहीं हो सकता। अब बचे हमारे पास ये और ये ऑप्शन। अब अगर हम कहें कि देयर ए किंग, देखो दूसरा देयर टू बॉयज, अगर कहा जाए कि इसको आपको भरना है एज एमआर से, तो पहले वाले में क्या जाएगा? एज, क्योंकि देयर के अपनी कोई वर्ब नहीं होगी, देयर एडवर्ब है, सब्जेक्ट यहां छुपा है, देखो बाद में इसके अकॉर्डिंग वर्ब जाएगी। देयर अगर एज एमआर लगाना तो यहां पर क्या लगाएंगे? देयर इज ए किंग, किंग के लिए एज आया। यहां पर देखो देयर टू बॉयज, तो एज नहीं आएगा, देयर आर टू बॉयज, यार किसके लिए गया? बॉयज के लिए। अब यहां पर देखो देयर इज बिलीव टू बी थाउजेंड्स ऑफ होमलेस टीनेजर्स, यानी कि बात यहां पर किसके बारे में हो रही है? टीनेजर्स के बारे में, जो कि प्लूरल हैं, तो देयर के साथ प्लूरल आ जाएगा। तो अब देखें यहां पर कहां का है? देयर आर बिलीव्स नहीं, देयर आर बिलीव टू, डी वाला। क्लियर हो गया? ये वाला ऑप्शन चला जाएगा। Question number 11. In spite of facing lots of problems, Sheila did not desert the path of honesty. देखो भाई, दो टाइप के डिजर्ट होते हैं, दो टाइप के। एक को हम लोग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, एक बच्चों ये होता है और एक ये होता है। देखिए तो ये जो आता है वो कोई मीठी चीज के लिए आता है, कोई मीठी डिश हो गया, और उसको हम लोग डिजर्ट कहते हैं। डिजर्ट डिश से बना, डिश कोई मीठी चीज, कोई मीठी डिश, डिजर्ट। जबकि ये डेजर्ट होता है, मतलब क्या? रेगिस्तान, मरुस्थल। और डिजर्ट का एक और मतलब होता है किसी को परेशान करना। तो अब मुझे सॉल्व करके बताएं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। टेक योर टाइम, बहुत आसान सा है। अच्छा, यहां पे जो डेजर्ट वर्ड का यूज किया गया है, जैसे कि समझ में आ रहा है, इन स्पाइट ऑफ फेसिंग लॉट ऑफ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने के बावजूद भी शीला ने नहीं छोड़ा, छोड़ने के सेंस में आ रहा, त्याग किया। द पाथ ऑफ ऑनेस्टी, ऑनेस्टी के पाथ को नहीं छोड़ा। तो एक वर्ड के कई सेंस हो सकते हैं, कई मीनिंग हो सकते हैं, तो आपको सेंस वाइज पता चलेगा सेंटेंस से कि यहां पर इसका मीनिंग क्या है। इवन डेजर्ट का मतलब खाली जगह भी होती है, बंजर भूमि भी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अब देखिए, इन स्पाइट ऑफ फेसिंग, ए आ गया तो ए के साथ लॉट्स होता नहीं, ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स होना चाहिए सर, है ना। चेक कर लो किसी में है ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम। आपको लग रहा होगा सर ये लगा दे बी, मैं कहूंगा नहीं, गलत हो जाएगा। रीजन क्या है?
जैसे आपने कहा ए लॉट ऑफ, तो करना पड़ेगा प्रॉब्लम्स, तब जाके सही होगा। लेकिन क्योंकि इसने एस लगा नहीं रखा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। अब और क्या कर सकते हैं इसमें, इंस्पाइट ऑफ फेसिंग क्या लगा सकते हैं, ये जो ए है ना ये इसके अंतर्गत आएगा, इसको ब्लू कर लो, इसको पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक ले लो। हाँ देखिए, इन स्पाइट ऑफ फेसिंग, अब बताओ इसका इंप्रूवमेंट क्या होगा। इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मच प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स क्या है, काउंटेबल, काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग मच लगा नहीं सकते क्योंकि मच आता है अनकाउंटेबल के साथ, तो क्या लगा दें, इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स, ये डी वाला सही हो जाएगा। क्लियर है, तो आंख बंद करके लगाने की आपने कहा ए लॉट है तो ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम लगा दिया, ये भी देखो कि ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स होगा, सिंगुलर नहीं। नेक्स्ट इज, कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड बटर ही हैज परचेज्ड। कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड बटर ही हैज परचेज्ड, क्या मुझे बता सकते हो कि कितने एग्स और बटर उसने परचेज किए हैं। तो भैया एक्स, चलो आप बताओ फिर मैं बताता हूं, चलो टेक यू 10 seconds टू आंसर, देन आई विल बी कमिंग बैक टू यू। तो होता क्या है, एक्स हो गया काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, जबकि बटर हो गया अनकाउंटेबल नाउन। यहां पर काउंटेबल के लिए मैनी लगा रखा है जो कि सही है, लेकिन मैनी एक्स एंड बटर कहने का मतलब है कि बटर के लिए भी आपने मैनी लगा दी, क्योंकि आपने ये नहीं कहा कि मैनी एक्स एंड बटर, तो माना जाएगा मैनी एक्स एंड मैनी बटर नहीं कहा तो यही माना जाएगा कि दोनों का आगे मैनी ही लगा हुआ है, मैनी एक्स एंड बटर। क्योंकि बटर इज अनकाउंटेबल तो ये मैनी के साथ सेटिस्फाई नहीं होगा, यहां पर आपको एक और टर्म लगाना पड़ेगा मच बटर, क्योंकि मच आता है अनकाउंटेबल के साथ। तो ये ढूंढ लो, मैनी एक्स एंड मच बटर कहां पर लिखा हुआ है, मैनी एक्स एंड हाउ मच नहीं, मैनी एक्स एंड, अच्छा सॉरी हाउ भी तो लिखा हुआ है, हाँ मैनी, यही वाला चला जाएगा। देखो मच एक्स आ नहीं सकता तो ये दोनों आपने हटा दिए, है ना। अब बाद में जिक्र किसका हो रहा है, बटर का, तो बाद में बटर के लिए मैनी तो आएगा नहीं, तो बचा क्या, पहले मैनी आएगा उसके बाद मच आएगा, तो क्या हो जाएगा कि मैनी एक्स एंड हाउ मच बटर, ये वाला ए वाला। क्लियर, कैन यू टेल मी हाउ मेनी एक्स एंड हाउ मच बटर ही हैज परचेज्ड। असल में यहां पर इसको इवन ये भी लगाने की जरूरत नहीं थी, तभी मैंने इसको देखा कि इसमें गलती है, क्या कर रहा है। जब आपने हाउ लगा ही दिया है यहां पर, तो हाउ के साथ चाहे मैनी लगाओ चाहे मच लगाओ, है ना, मैनी आ जाएगा इसके साथ, मच आ जाएगा उसके साथ, तो आप सिंपली ये कह सकते हो कि हाउ मैनी एक्स एंड मच बटर, ये भी आप कह सकते हो, ये दोनों के लिए हाउ का काम कर जाएगा। लेकिन सेंटेंस को और क्लियर करने के लिए इसने यहां भी हाउ का यूज कर दिया है, सेंटेंस को और ज्यादा क्लियर करने के लिए, कि हाउ मैनी एक्स एंड हाउ मच बटर, अब ज्यादा क्लियर हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, हाउ दो बार लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट, थर्टींथ, द बायलैटरल इन्वेस्टमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज इज ग्रोइंग स्टेडीली। इसमें क्या होगा, जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट है दो कंट्रीज के बीच में, वो बढ़ रहा है स्टेडी तरीके से, स्टेडली। देखो ये हो गया वर्ब, ये हो गया एडवर्ब जिसमें एल वाई लगा, एडवर्ब। तो मुझे बताओ क्या इसमें कोई गलती नजर आ रही है, नहीं है, वो ग्रो कर रहा है, इज ग्रोइंग स्टेडली, स्टेडी तरीके से, बिल्कुल सही है, नो करेक्शन इज रिक्वायर्ड, इसमें हो जाएगा क्लियर। चले आते हैं नेक्स्ट के ऊपर, लिखा है Banking is licensed business in India and entrepreneurs wanting to enter this space need the RBI's approval.
अब बहुत ध्यान समझना, अगर हम यहाँ पे लाइसेंस को नाउन माने, से नाउन माने, वैसे नाउन के स्पेलिंग में सीई होता है, तो एक नाउन दूसरे नाउन क्वालिफाई नहीं कर सकता, बिजनेस भी एक नाउन है, इसका मतलब गलती है। अगर हम इसको वर्ब माने तो एक वर्ब भी दूसरे नाउन क्वालिफाई नहीं कर सकती। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस वर्ब से एडजेक्टिव बनाना है। जब वर्ब से एडजेक्टिव बनाते हैं तो कहलाता है पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल बनाने के दो तरीके, या तो इसमें आईएनजी लगा दें या थर्ड फॉर्म लगा दें। लाइसेंसिंग बिजनेस का मतलब जो दूसरों को लाइसेंस करता है, लेकिन बैंक दूसरों को लाइसेंस नहीं करता है, बल्कि ऐसा एक संस्था है जिसको लाइसेंस दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा, बैंकिंग इज लाइसेंस्ड बिजनेस, और साथ में ए लग जाएगा, बैंकिंग इज ए लाइसेंस्ड बिजनेस। अच्छा, यहां पर देखो आगे क्या है, यहां से यहां तक बना रहा है, यहां से यहां तक, ठीक है। तो इन इंडिया है, इंडिया के साथ तो इन ही लगेगा। अब देखो लाइसेंस वाला ये है, लाइसेंस वाला ये है। अब यहां पर इन लिखा हुआ है जो कि सही है, टू इंडिया थोड़ी होगा, इन इंडिया। तो पहला क्या हो, ये वाला सही हो जाएगा, बी वाला, लाइसेंस्ड बिजनेस इन इंडिया, ठीक है। यहां पे एक वर्ड लिखा एंटरप्रेन्योर्स, इसको हम लोग एंटरप्रेन्योर नहीं बोलते, एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं, जिसका मतलब होता है जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनको एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं, या बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं उनको। नेक्स्ट इज ऑलराइट, बहुत लंबी सा आ गया, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। टेक योर टाइम, देन आई विल बी गिविंग यू सोल्यूशन ऑफ दैट। The power of arrest is an extraordinary one conferred on the police to be employing with discretion and deliberation. Power of arrest जो है वो एक extraordinary tool है जो कि पुलिस पर लागू होता है, क्या करने के लिए, to be employed with discretion and deliberation, तो बहुत सोच समझ के, और आपको डिस्क्रीट नहीं होना उसमें, नॉट एज ए टूल ऑफ ऑपरेशन एंड हरासमेंट एट द हैंड्स ऑफ प्रोसिक्यूटिंग अथॉरिटीज और द गवर्नमेंट ऑफ द डे। खैर, आपको बहुत ज़्यादा अगर मान लो लेंदी सेंटेंस टाइप का एग्जाम में आ जाता है तो आप सोचो कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आ गए हैं जिसका मीनिंग मुझको नहीं पता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप इतना देखें, क्योंकि ये फ्रेज रिप्लेसमेंट है, आप कह सकते हो टोटली बेस्ड अपॉन ग्रामर, है ना। तो आप ये देखें, यहाँ तुरंत देखें, दिमाग लगाएं, टू बी लिखा हुआ है, बी के बाद B3 आता है, इट इज टू बी कन्वर्टेड, इट इज टू बी कन्वर्टिंग नहीं हुआ, इट इज टू बी कन्वर्टेड। कैन बी शिफ्टेड, नॉट कैन बी शिफ्ट, और कैन बी शिफ्टिंग नहीं। टू बी एम्प्लॉयड होगा, टू बी एम्प्लॉयड कहाँ पर है, टू बी एम्प्लॉय नहीं, गलत हो गया, टू बी एम्प्लॉयज नहीं, टू बी एम्प्लॉयड ये वाला, टू बी एम्प्लॉयड विद डिस्क्रिशन एंड डिलिब्रेशन। डिलिब्रेशन मतलब बहुत सोच विचार कर, ठीक है, क्लियर हो गया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, यहीं तक रखते हैं। आगे के क्वेश्चंस अगले वाले चैप्टर में सॉल्व कराएंगे, जो कि है सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फ्रेज रिप्लेसमेंट पार्ट 2, उसमें इसके आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया, कोई क्वेरी है या कोई डाउट है तो ज़रूर पूछें। आप नहीं पूछोगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो पूछना बहुत ज़रूरी बन जाता है। तो इसी के साथ चलते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।